सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम आईपीओ के बारे में समझेंगे और आज आप मेरा टाइटल भी देख सकते हैं कि अगर हमारा कोई सा भी नया आईपीओ आता है तो उससे पहले हमको क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं देखनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आईपीओ सब जने अप्लाई तो करते हैं लेकिन वो चीज़ें देखते नहीं और पूछते रहते हैं ये आईपीओ अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब भी आप आईपीओ अप्लाई करेंगे आप खुद ये पता लगा लेंगे कि ये आईपीओ अच्छा है या नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ में क्या होता है कि कोई एक कंपनी जो होती है फंड लेकर के और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड लेती है लोगों से, पब्लिक से, इसीलिए इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। ठीक है। अब अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो उससे पहले पहले आपको क्या चीजें देखनी चाहिए वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। आपको फ्रेंड्स जो नोटिस करना चाहिए वो नोटिस ये करना चाहिए कि आईपीओ के अंदर सबसे पहले आपको लास्ट 3 ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखने हैं। यानी कि एक कंपनी जब भी आती है तो उसके लास्ट 3 ईयर के फाइनेंशियल आपको स्टेटमेंट चेकआउट करना है कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, कैश इनफ्लो है या नहीं है। तो ये इतनी सारी चीजें आपको देखनी है। वो कहां पर क्या नहीं कहां पर मिलेगी वो आपको मैं धीरे धीरे आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या करना है, लास्ट 3 ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है और उसमें ये चेकआउट करना है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। ठीक है, कंपनी के ऊपर उधार कितना है कितना नहीं, वो सारी चीजें वहां पर दिख जाएगी। तो अपने को मेन फोकस करना है कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, आईपीओ का हमें ऑब्जेक्टिव देखना है, यानी कि आईपीओ के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या है वो हमें चेकआउट करना है। तो यानी कि आईपीओ जब आता है बिजनेस में, कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है तो उसमें क्या होता है कि आईपीओ में क्या होता है कि कंपनी जो लेकर आती है उसके ऑब्जेक्टिव मेंशन करती है कि हम क्यों लेकर आ रहे हैं। तो आईपीओ कंपनी अगर मान लो आपसे फंड ले रही है पब्लिक से तो क्या करने के लिए लेगी? अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लेगी। आज मान लो मुझे कुछ पैसा चाहिए आपसे तो मैं किस लिए लूंगा आपसे? बिजनेस को बढ़ाने के लिए लूंगा। ऐसा तो नहीं कि कर्जा उतारने के लिए आपसे पैसा ले रहा हूँ और मेरा कर्जा उतार रहा हूँ, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि कंपनी अपने बिजनेस का ग्रोथ करने के लिए होनी चाहिए, बिजनेस के एक्सपांशन के लिए होनी चाहिए, मशीनरी खरीदने के लिए होना चाहिए। मतलब कुल मिला के बिजनेस के ग्रोथ के लिए पैसा होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर बेड डेप्ट के लिए अगर वो पैसा ले रही है और मेंशन करेगा कि हमारे ऊपर डेप्ट है तो हमें आईपीओ को अप्लाई कभी नहीं करना है। तो आईपीओ अप्लाई करने के लिए पॉजिटिव चीज क्या है हमारे लिए? बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस का एक्सपेंशन, बिजनेस का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसा है कैसा नहीं है, नई मशीनरी खरीदने के लिए, एसेट्स डेवलपमेंट करने के लिए, तो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बेड डेप्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि उधार कर्जा है कंपनी के ऊपर और आपसे पैसा लेकर कर्जा उतार रही है तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज हमने समझ ली। तीसरी चीज पर आते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। आपको ये चेक करना है कि कंपनी के मैनेजमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, लड़ा रहे हैं आपस में, ऐसा तो नहीं है कि एक मैनेजमेंट इससे खुश नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब काम करने के तरीके टॉप लेवल के होने चाहिए, बिजनेस आइडियाज होने चाहिए उनके अंदर, इस तरह के मैनेजमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, कंपनी का विजन कैसा है, आने वाले समय में कंपनी कैसा काम करेगी कैसा काम नहीं करेगी, इन चीजों के ऊपर कंपनी का अपने को देखना है। ऐसा ना हो कि कंपनी का कोई विजन ही नहीं है, बस ऐसे ही आ गई उठ के और कंपनी काम कर रही है और फंड लेने की जरूरत पड़ गई कुछ और कर रही है। तो यानी कि कंपनी का किस सेक्टर पर कंपनी फोकस कर रही है, ठीक है, उसका विजन क्या है, मैनेजमेंट आने वाले समय में क्या करेंगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, वो सारी चीजें अपने को देखनी है। उसके बाद में कंपनी का विच टाइप ऑफ बिजनेस, यानी कि कंपनी किस तरह की बिजनेस है, ऑयल की कंपनी है, पेंट की कंपनी है या फिर फार्मा की कंपनी है, किस तरह की कंपनी है वो अपने को देखना है। क्योंकि अपन वो देखने के बाद ये देख पाएंगे कि अब मान लो जैसे एशियन पेंट का कोई एक आईपीओ आता है, सपोज करो एशियन पेंट की कंपनी है, पेंट के अंदर बर्जर पेंट भी आया, इंडिगो पेंट भी आया, लेकिन लीडर कौन है आज की तारीख में? एशियन पेंट है। तो अपन एक एनालिसिस कर सकते हैं इससे कि अगर इस सेक्टर की कंपनी कोई आती है तो इसको कम्पीट नहीं कर पाएगी फ्यूचर के अंदर। क्योंकि आज मान लो इंडिगो पेंट भी आया, बर्जर पेंट भी आया, लेकिन एशियन पेंट को क्या वो कम्पीट कर पा रही है? क्या उसको कंपटीशन दे पा रही है? क्या इंडिगो पेंट नहीं दे पा रही है। आज अपन कुछ भी पेंट वगैरह खरीदने जाते हैं तो एशियन पेंट को ही प्रीफर करते हैं। तो इस तरह से आप और आसानी से पता लगा पाओगे कि ये कंपनी बिजनेस कैसा कर पाएगी और कैसा नहीं कर पाएगी। उसके बाद में सेक्टर एनालिसिस। सेक्टर एनालिसिस का मतलब ये है कि जैसे पेंट की हो गई, फार्मा की हो गई, फार्मा के अंदर ये कंपनी आ रही है तो उस सेक्टर के अंदर की अच्छी परफॉर्म कर पाएगी या किस सेक्टर की है वो चीज अपने को देखनी है, और किस पोजीशन पर आ पाएगी, टॉप पर है, मिडल में है या फिर लोअर पर जा रही है कंपनी, वो चीज देखना है। मार्केट कैप कैसे क्या बनेगा उसका, वो चीज। तो यानी कि ये सब चीजें अपने को चेक करना है। उसके बाद में कंपनी का ये भी आता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस आता है जो इश्यू करती है।
वो आप इतना डिटेल में नहीं भी देखोगे तो भी कोई नहीं चलेगा, लेकिन ये चीजें आपको जरूर चेक करनी है, ठीक है। एक आता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो हम चेकआउट करते हैं, लेकिन वो अगर नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको मोटा मोटी चीजें देखनी है, जिससे क्या होगा कि आपको आईपीओ लेने से पहले आपको चीजें पता चल जाएगी। अब ये सबसे पहले मैं कहाँ पर देखूंगा, वो आइए हम चेकआउट करते हैं। तो हमको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर गूगल के ऊपर ये लिखोगे, जैसे भी एक लेटेस्ट आईपीओ भी फिल हुआ है जिसका अलॉटमेंट कल हुआ था, अभी अगर आप देखोगे कि आरगेट डेवलपर्स आईपीओ, अगर आप ऐसा सर्च करोगे ना गूगल के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली ये कुछ ना कुछ निकाल के आपको देगा। आपको क्या करना है कि क्लिक किसके ऊपर करना, मैं आपको बताता हूँ, जिस वेबसाइट पर मैं भी चेकआउट करता हूँ। आपको ये चित्तौड़गढ़.com करके लिख रखा होगा, यहाँ पर जाके इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जब आप यहाँ पर जाओगे इसके अंदर, तो ये कंपनी बुक बिल्डिंग इशू लेकर आ रही है वगैरह सब कुछ यहाँ पर सारा का सारा आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ सारी उसकी डिटेल आ जाएगी, कितने प्राइस है, प्राइस बैंड उसका कितना है, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर, कितना फंड लेकर आ रही है, कितना उसको जरूरत है, यहाँ सारी की सारी आपको डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अभी मैंने बोला ना कि आपको अगर और रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस देखना है तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है डिटेल इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने ये देखो इसको मेंशन कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद में अब आरगेट डेवलपर्स आईपीओ की डिटेल अगर आपको चेकआउट करनी तो यहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए लिस्ट, आईपीओ की डेट कब थी, 16 सितंबर से लेकर के सितंबर 19 तक। उसके बाद में फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए पर शेयर। प्राइस बैंड कितना, 121, 128। अब फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये दो प्राइस क्यों है, ठीक है। इसको कहा जाता है बुक बिल्डिंग इशू। बुक बिल्डिंग इशू में क्या होता है कि दो प्राइस का बैंड रखा जाता है, एक होता है मिनिमम 121 और एक होता है मैक्सिमम 128। ये दो प्राइस रखी जाती है और इन दो प्राइस के बीच में अपने को जो अप्लाई करना होता है कट प्राइस पर, कैप प्राइस पर करना होता है 128 पर, कभी भी इसके ऊपर अप्लाई करना नहीं होता। इसको कहते हैं बुक बिल्डिंग इशू। आईपीओ के दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक तो फिक्स प्राइस होता है, यानी कि एक ही प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमको 128 पर ही चाहिए, उसको कहते हैं हम फिक्स प्राइस। लेकिन अगर हम बुक बिल्डिंग वाला इशू करेंगे प्राइस का, जहां पर इन्होंने लिख भी रखा है ऊपर की तरफ, आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए अभी मैंने देखा था कि कहाँ लिख रखा है इन्होंने, एक बार हम देख लेते हैं। ये देखो बुक बिल्ड इशू लिख रखा ना यहाँ पर, ये वाला। तो इस तरह की यहाँ पर आती है आईपीओ के दो तरह के प्रकार होता है। तो बुक बिल्डिंग इशू के अंदर क्या होता है कि दो तरह की प्राइस होती है और अपने को हमेशा मैक्सिमम प्राइस के ऊपर ही आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर टोटल इशू साइज आप देख सकते हो कितने शेयर कर रहा है, फ्रेश इशू कितना क्या कर रहा है, और उसके बाद में इशू टाइप क्या है, बुक बिल्ड इशू टाइप। यहाँ पर इन्होंने अपने आप क्लियरली लिख रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला। इसका मतलब ही यही होता है कि प्राइस का एक बैंड रखना, एक रेंज रखना, और अपने हमेशा अपने को अपर बैंड पर ही प्राइस का अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद में लिस्टिंग कहाँ कहाँ पर होगी उसकी, बीएससी पर होगी, एनएससी पर होगी। उसके बाद में शेयर होल्डिंग प्री इशू कितना है, आफ्टर इशू कितना हो जाएगा, ये सारा चीज आ गई। उसके बाद आरगेट डेवलपर्स आईपीओ रिजर्वेशन, यानी किस किस की कैटेगरी में कितना कितना किसको पोर्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं एंकर इन्वेस्टर कितने हैं। उसके बाद में क्यूआईबी शेयर ऑफर कितने, क्यूआईबी का मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो होते हैं बड़े प्लेयर्स। एचएनआई वाले कितने हैं, ठीक है। रिटेल पोर्शन कितना है, यहाँ पर आप सब देख सकते हो कि रिटेल पोर्शन का 35% है। उसके बाद एचएनआई का परसेंटेज वगैरह सारा देख रखा है आपको, देखो। और एनकर इनका 30% फिक्स करा, क्यूआईबी का 20% फिक्स होता है, और एचएनआई के अंदर भी 15 से इसका फिक्स होता है। यानी कि कैटेगरी करके सारा फिक्स होता है और 100% पूरा का पूरा इस तरह से मिलता है। यानी कि रिटेल पोर्शन का जो होता है वो 35% के आसपास होता है। और एचएनआई का अगर आप जोड़ दोगे यहाँ पर 15, 10, 25 और फिर वापस से और कितने हो गए 35, 30% के आसपास हो गया, और 20% इसका हो गया, और 30% उसका, और 35% ऐसे, और 100% पूरा हो गया इस तरह से। तो यानी कि यहाँ पर हम ये सारा कैटेगरी हम देख सकते हैं, और रिटेल का फिक्स होता है 35% के आसपास ही होता है। उसके बाद में यहाँ पर आप सारी डिटेल देख सकते हैं कितना शेयर ऑफर्ड होगा, कितना नहीं होगा। उसके बाद अब देखो अबाउट आरगेट डेवलपर्स लिमिटेड, इसके बारे में इन्होंने लिखा, कंपनी का जो है सारी चीजें इन्होंने लिखी कि कंपनी क्या करती है, रियल एस्टेट कंपनी है यहाँ की। और उसके बाद में कंपनी बिजनेस कैन बी इन्वर्टेड टू सेगमेंट, क्या क्या काम करती है सारी डिटेल भी आ जाएगी कि लैंड एक्वायर्ड का काम करती है, इस तरह का प्रोजेक्ट है उनके, रीडेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग होती है उसका काम करती है, महाराष्ट्र की कंपनी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके यहाँ पर डिटेल आप रीड मोर पर क्लिक करोगे तो और भी देख सकते हो आप। कंपनी के फाइनेंशियल पर आ जाते हैं अब हम। कंपनी की जो हम फाइनेंशियल देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैंने बोला 3 सालों की होती है, 2024, 2022, 23 और ये 2022। अब यहाँ पर आप देखिए एसेट्स पहले कितने थे, 370 के आसपास, फिर 555, ये सब करोड़ के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद तो यानी कि इंक्रीमेंटल ही है इसके अंदर एसेट्स का। दूसरी चीज रेवेन्यू भी इंक्रीमेंटल ही है इसका। तीसरी चीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीमेंटल ही बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी बढ़ती ही जा रही है, रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ता ही जा रहा है।
लेकिन लास्ट में टोटल बोरोविंग जो आप देखोगे पहले कम का था, फिर कम का था, लेकिन अब ये जो है थोड़ा सा, और यहाँ पर देखो इन्होंने बोरोविंग कम ली, पिछले साल इन्होंने बहुत ज्यादा ली थी, तो ये भी अपने लिए अच्छी बात है। हो सकता है बोरोविंग कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए ले रहे हैं, नई जो है खरीदने के लिए रहे मशीनरी, वो अच्छी चीज है, ठीक है, क्योंकि जब बोरोविंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही लेते हैं और उसी में पैसा लगा रहे हैं तो अच्छी चीज मानी जाती है। उसके बाद में क्योंकि अपन भी मान लो बिजनेस की जरूरत हो तो अपन लोन लेते कि नहीं लेते, वो वाली चीज है। उसके बाद यहाँ पर आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वगैरह देख सकते हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू भी आ गया इसके, आईपीओ के ऑब्जेक्टिव क्या। अब यहाँ पर इन्होंने ऑब्जेक्टिव में क्या डाल रखा फ्रेंड्स कि फंडिंग इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन डेवलपिंग द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं उसी के लिए हमको चाहिए। आरगेट नेक्स्ट हो गया, प्राची एचसीएल हो गया, इनके यूनिट हैं। उसके बाद फंडिंग एक्शन येट टू बी आइडेंटिफाई फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि सिर्फ बिजनेस ग्रोथ करने के लिए ही पैसा ले रहे हैं, यानी कि अच्छी बात है। इसीलिए इसका आप आईपीओ भी देखेंगे तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन भी हुआ है। तो ये सारी चीजें आपने देख ली। उसके बाद में क्यूआईबी के पोर्शन वगैरह कितने लगे, कितनी भीड़ लगी, रिटेल में देखो 53 टाइम्स वगैरह हुआ है, सारा सारा 113 गुना अभी ये आईपीओ भरा गया है या है, ठीक है। यहाँ पर आप डिटेल भी आ गई सारी की सारी, कहीं और जाकर चेकआउट करनी ही नहीं है अपने को। फिर इसके रजिस्ट्रार वगैरह होता है जहां पर अपन क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि आईपीओ का सब्सक्रिप्शन मुझे कहाँ से अलॉटमेंट होगा। यहाँ पर आ जाते हैं डिटेल इसकी। अब देखिए नीचे आ जाते हैं, ये सारी कॉन्टेक्ट आ गए। अब देखो यहाँ पर इसका ये सारी इस कंपनी की डिटेल आ गई। उसके बाद इसका आईपीओ का रजिस्ट्रार कौन है वो आ गया। देखो तो इसका रजिस्ट्रार है बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इस वाली लिंक पर आप क्लिक करके अपना आईपीओ का अलॉटमेंट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि सारी डिटेल मिल रही है फ्रेंड्स इस वेबसाइट के ऊपर, सारी की सारी डिटेल, तो आपको कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद देखो इनके मैनेजर वगैरह की रिपोर्ट वगैरह सब कुछ आ गया। तो यानी कि यहाँ पर सब कुछ डिटेल दे रखी है, आप आराम से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा और कोई चेकआउट करने की जरूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। अब आपको हमेशा आईपीओ अप्लाई किस दिन करना चाहिए उस चीज के बारे में बताता हूं मैं आपको। हमेशा फ्रेंड्स आपको जो आईपीओ अप्लाई करना चाहिए वो आपको सेकंड डे या फिर थर्ड डे अप्लाई करना चाहिए। और वो भी करने से पहले आपको क्या करना है कि ये सारी चीजें चेकआउट करनी है। क्या चीज चेकआउट करोगे आप, सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितना है। मान लो किसी कंपनी को 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन उसके पास कम से कम 10,000 करोड़ आ गए पैसे, 1 लाख करोड़ आ गए, इसका मतलब ये अच्छी चीज है, डिमांड है इसका मतलब। तो आप आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। डिमांड तो पेटीएम की भी थी, लेकिन फिर भी पेटीएम लिस्टेड ऊपर हुआ और उसके बाद में नीचे आने लग गया। क्यों? क्योंकि वो कंपनी लॉस मेकिंग थी। लिस्टिंग ऊपर हो सकती है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी बुल रन चल रहा है, तो ऐसे आईपीओ जो लॉस मेकिंग होते हैं उनकी भी लिस्टिंग ऊपर आ जाती है। क्योंकि लोग पागल है आईपीओ में पैसा लगाने के लिए, हर कोई मतलब पैसा क्या आता है लगा देता है, तो डिमांड वैसी हो जाती है, तो लिस्टिंग तो एक बार मिल ही जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, थोड़े समय पिटाई हो जाती है उसके और नीचे गिर जाता है वापस। तो यानी कि लिस्टिंग गेन के लिए हम आराम से पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी। और फ्रेंड्स किसी को आईपीओ मिल जाता है, अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो फ्रेंड्स क्या करना चाहिए, बहुत दिनों का क्वेश्चन होता है। जैसे मान लो आपने 15,000 रुपए आईपीओ के अंदर बिड लगाई थी और आपका 100% आपको उस दिन 30,000 रुपए हो गए, यानी कि अब आपको पैसा आपका क्या हो गया, 100% डबल हो गया, ठीक है। यानी कि 15,000 रुपए लगाए थे आपने एक लोड पर, आपको 30,000 रुपए मिल रहे थे। आपको क्या करना चाहिए कि 50% जो है उसमें से उसी दिन एग्जिट कर लेना चाहिए जिस दिन आपकी लिस्टिंग गेन हुई, ठीक है। तो यानी कि अब बचेंगे अपने 15,000 रुपए कॉस्ट टू कॉस्ट। इसको पड़ा रहना दो, जब तक आपकी इश्यू प्राइस प्रोटेक्ट है तब तक वो शेयर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं इश्यू प्राइस थी 100 रुपए और लिस्टेड हुआ 200 रुपए पर, और 200 रुपए पर उन्होंने एग्जिट कर लिया। अब जब तक 100 रुपए के नीचे नहीं जाएगा वो शेयर खराब नहीं होगा, तो तब तक हमारे 15,000 रुपए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म की जाती है, यानी कि अपने सबसे पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लो, निकाल लो, ताकि उससे होगा क्या, शेयर ऊपर नीचे करेगा तो भी टेंशन नहीं है। एक बार मैंने मेरा पैसा निकाल लिया, मेरा 15,000 रुपए मैंने जो लगाए थे वो पड़े हुए। यही चीज करनी चाहिए और मैं यही चीज करता हूँ जब मेरे को आईपीओ मिलता है, और शेयर के अंदर भी मैं यही करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज है हमारी पूरी की पूरी इस आईपीओ के अंदर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आईपीओ जब आप लगाते हो फ्रेंड्स, आपके क्या मोटिव होते हैं, एक तो होता है हमारा लिस्टिंग गेन के लिए लगाते हैं हम, और एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म के लिए। दो तरह से हम लगाते हैं, ठीक है। अगर मान लो लिस्टिंग गेन के लिए ही आपने सिर्फ आईपीओ में पैसा लगाया तो वहां पर 50% भी रखने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप अपने 100% शेयर पूरे के पूरे निकाल सकते हो, 30,000 रुपये पूरा का पूरा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, 50% अपना कैपिटल जो है प्रोटेक्ट कर लो और 50% वापस से छोड़ दो। यानी कि 15,000 रुपये जब आपने लगाए थे तो आपके वो 30,000 रुपये हो गए। अब 30,000 रुपये हो गए तो उसमें से 15,000 रुपये जितने तक आपने जो शेयर है वो बेच दो और 15,000 रुपये के अंदर पड़े रहने दो, ताकि इससे क्या होगा, आप अपना आराम से उसको रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, कोई टेंशन नहीं है जब तक इश्यू प्राइस के नीचे नहीं आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको आईपीओ के बारे में बताई कि आईपीओ के अंदर आपको क्या क्या चीजें चेकआउट करनी चाहिए, इससे ज्यादा और कोई जरूरत नहीं है चेकआउट करने की फ्रेंड्स।
ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को आप और अच्छे से देखना, आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ये मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख करके, क्योंकि जितना आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरे वीडियो को प्यार दे रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।